वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। सेक्शन 22 आज हम कैरी ऑन करने वाले हैं और सेक्शन 22 के साथ में मैं आपको सेक्शन 24 की तरफ भी लेकर चलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड सेक्शंस है। यानी कि आज की क्लास में हमें ये जानना होगा बहुत अच्छे से, इस बात को ही हम लास्ट क्लास के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि किन किन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि लास्ट क्लास में भी हमने इसी बात का आंसर ढूंढा और अभी इस क्लास में भी हम इसी बात का आंसर और पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हाँ, इससे मिलते जुलते बाकी के क्वेश्चंस का भी हम आंसर ढूंढेंगे कि एक तो हम मेन क्वेश्चन ये देखेंगे कि किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर हम ये देखेंगे कि कब करवाना पड़ता है, और साथ में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ पर करवाना पड़ता है। अब इसका भी हमको शॉर्ट में तो जवाब मालूम है कि जिस जिस भी स्टेट से आप अपना काम करना चाहते हैं वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहाँ जो आपने ऑफिस खोल रखा है, जो आपने ब्रांच खोल रखी है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन इसकी भी डिटेल हमने लास्ट क्लास में जानी कि हमें हर स्टेट या हर यूनियन टेरिटरी जहाँ पर हमारा ऑफिस खुला है वहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताइए क्यों, कहाँ पर लेना पड़ेगा हमें? हमने इसका आंसर बिल्कुल साफ शब्दों में सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 में देखी थी और उसमें सबसे पहले पहले ही हमें ये बता दिया गया था। अब आपको याद आ रहा होगा क्या कि आपको केवल उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रजिस्ट्रेशन लेना होगा जहां, बताइए कहां से, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, है ना। तो ये सब और भी बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सी बातें हमें इस क्लास में जाननी होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की भी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या क्या देखा था अब तक? शॉर्ट में मैं कहता हूँ, हमने देखा था कि नॉर्मली तो 20 लाख के एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट होती है, जहां तक तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन जैसे ही 20 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, वैसे ही अब आपको पहली पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए देखा, और वो भी हमें केवल सेक्शन 22 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताई जाती है उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ। टोटल तो 11 है, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो 11 है, लेकिन हम बात कर रहे थे केवल सेक्शन 22 में जो कवर्ड है। और उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में यही 20 लाख की जगह 10 लाख का ही एग्रीगेट टर्नओवर, इस इतनी ही लिमिट रहेगी। ठीक है। और उसमें हमने ये भी देखा कि अगर मैं मान लीजिए कि जो काम कर रहा हूँ वो बहुत सारे स्टेट से कर रहा हूँ, उनमें से अगर एक भी स्टेट स्पेशल कैटेगरी वाला हो गया, बाकी सारे अदर स्टेट्स हैं बट केवल मान लीजिए एक ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट हुआ, तो भी सभी के लिए ओवरऑल मेरा अब जो लिमिट बन जाएगा वो 10 लाख बन जाएगा, न कि 20 लाख। इसके अलावा हमने दो एक्सेप्शनल केसेस देखे, प्रोविजोज में हमने पढ़े थे। वो क्या थे? हमने दो प्रोविजोज यहां पर देखे थे जिसमें सरकार को पावर मिली थी। अब उनमें से पहला प्रोविजो कहता था कि कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट सरकार के पास आके ये रिक्वेस्ट कर सकती है क्या, कि आप हमारी स्टेट के अंदर जो लिमिट है उस लिमिट को थोड़ा बढ़ा दो। वैसे तो 10 लाख की लिमिट होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, लेकिन आप हमारे यहाँ पे ये लिमिट बढ़ा दो। तो ऐसे में सरकार उनकी रिक्वेस्ट पर ये काम कर सकती है, लेकिन बढ़ाकर के मैक्सिमम 20 लाख तक ही डिसाइड कर सकती है। ठीक है। अच्छा, नो डाउट गवर्नमेंट यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का भी रिकमेंडेशन मांगेगी। एक और प्रोविजो भी सरकार को पावर देता था जिसमें यह था कि कोई भी स्टेट, और मैंने आपको फिर ये बता दिया था कि यहाँ पे बात हो रही है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। तो अदर देन स्पेशल कैटेगरी कोई भी स्टेट अगर गवर्नमेंट के पास जाके रिक्वेस्ट करती है कि भाई वैसे तो आपने 20 लाख का सिस्टम बताया है, लेकिन हमारे केवल गुड्स को सप्लाई करने वाले लोगों के लिए, किन के लिए बताइए? केवल एक्सक्लूसिवली गुड्स को सप्लाई करने वालों के लिए आप इस 20 लाख को थोड़ा बढ़ा दो, इस लिमिट को थोड़ा बढ़ा दो। तो ऐसे में गवर्नमेंट इस 20 लाख की लिमिट को भी बढ़ा सकती है, लेकिन बढ़ा करके मैक्सिमम 40 लाख तक ले जा सकती है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। ठीक है, ये हमने लास्ट बातें पढ़ी थी। और अब हमें क्या करना होगा, देखिए बहुत ध्यान से आप देखने वाले कि अब हमें करना क्या होगा आगे।
आगे हमें क्या करना होगा। मैं आपको सबसे पहले तो अब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ाने वाला हूं, आइए देखते हैं। लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, ध्यान से आप सुनेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, ये जो पूरा हम सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो सब सेक्शन 1 ही था। लिखा है अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ध्यान से सुनिए, यहां एक्चुअली बात की जा रही है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रोविजो की। आपको याद होगा ये जो हमने लास्ट प्रोविजो पढ़ा है, इसमें ही क्लियर एंड एक्सप्रेस वे में ये बात बोली हुई है कि जो लोग एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई में एंगेज्ड है उनके लिए ही सरकार 20 लाख की लिमिट को बढ़ाएगी और मैक्सिमम 40 लाख तक ले जाएगी। केवल किन के लिए बनाई है प्रोविजो, मैं फिर से कहता हूं, दो सप्लायर्स हु आर एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखिए उसी के लिए ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये कहता है अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans और advances। आपको याद होगा इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने चार्जेस वाला जो चैप्टर होता है, चार्ज वाला जो चैप्टर होता है, वहां पर भी आपने इस बात पे बहुत गौर किया होगा। मैंने आपको रिपीटेडली वहां पर ये बात पे अटेंशन खिंचवाया था कि याद रखिए वैसे तो लोन्स डिपॉजिट्स वगैरह देना एक सर्विस होती है, ठीक है, इस बात पे हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि जब हम किसी को लोन देते हैं या कहीं पे पैसा जमा करवाते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस गिवन बाय अस, तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए। अच्छा, हमको उसमें बदले में क्या मिलता है, कंसिडरेशन में हमको इंटरेस्ट मिलता है या डिस्काउंट मिलता है, वॉट, तो वैसे तो इस पे जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन ये जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट है, ये बात हमने की हुई है पहले। और गवर्नमेंट इस स्पेशल सर्विस, ये जो स्पेशल वाली सर्विस है, कौन सी वाली सर्विस, लोन देना, डिपॉजिट्स देना, एडवांसेस देना, इस सर्विस को गवर्नमेंट हमेशा अलग कर देती है और ये कहती है कि ये वाली सर्विस आप कितनी भी दो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी दो ये वाली सर्विस, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि प्रैक्टिकली हर बिजनेसमैन, चाहे किसी बिजनेसमैन का मेजर काम गुड्स को ही सप्लाई करने का है, लेकिन फिर भी वो बेचारा ये वाली सर्विस तो देगा ही देगा, क्योंकि उसके पास कहीं भी अगर एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो वो उसको कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करेगा ताकि उसके पास ब्याज आता रहे, इंटरेस्ट आता रहे। इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने यहां भी क्या बोला यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली गुड्स को सप्लाई करता है लेकिन साथ में वो लोन्स या डिपॉजिट्स देने का भी काम करता है, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे भाई ये तो केवल गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा है, ये तो साथ में एक सर्विस भी दे रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम तब भी उसको एक्सक्लूसिवली गुड्स का ही सप्लायर मान लेंगे। समझ गए आप इस बात को? इस बात के लिए ये एक्सप्लेनेशन बना हुआ है। आप समझ गए ना कि बहुत सिंपल सी बात मैंने बोल दी है कि कोई गुड्स का सप्लायर है लेकिन साथ में वो अगर ये वाली सर्विस भी देता है तो भी हम उसको गुड्स का ही सप्लायर मानेंगे एक्सक्लूसिवली, और वो उस ऊपर वाले प्रोविजो का फायदा उठा पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बात भी बताने वाला हूं कि क्या सरकार ने इस प्रोविजो के अकॉर्डिंग कोई स्टेट्स के लिए ये लिमिट बढ़ाई है क्या, 20 लाख से ज्यादा की है क्या? मैं अब आपको इसका आंसर देने वाला हूं। भाई इस प्रोविजन में गवर्नमेंट को पावर तो दी थी कि कोई स्टेट के रिक्वेस्ट पर आप बढ़ा सकते हो ये लिमिट, 20 लाख से ज्यादा कर सकते हो, मैक्सिमम 40 लाख तक, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने सच में ऐसा किया है? अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आइए जरा नीचे चलते हैं, एनालिसिस वाले पार्ट पर चलते हैं, और इसमें हम जरा यहां पर पढ़ते हैं पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ध्यान से आप सुनिए, गवर्नमेंट ने सच में ऐसा किया है और अब आप जरा देख लीजिए किन किन के लिए किया है। लिखा शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख। बताइए एक बार, हम जानते हैं कि नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 20 लाख है, लेकिन आप यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, 40 लाख। इससे साफ समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने
ये जो एक्सक्लूसिव सप्लायर्स ऑफ गुड्स हैं, इनके लिए 20 लाख की लिमिट बढ़ा करके 40 लाख कर दी। दिख गया आपको साफ साफ? लेकिन आप भी समझ रहे होंगे केवल ये चीज कुछ स्टेट्स के लिए ही की गई है, सबके लिए नहीं। जरूर जिन जिन स्टेट्स ने रिक्वेस्ट भेजी होगी उनके लिए ही किया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमको ये बात और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां पे गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस बताई है। पहली कंडीशन ये बताई है कि ये जो हमने लिमिट को बढ़ा के 40 लाख कर दिया है, आप पहले बताइए 40 लाख की लिमिट कर देना फायदेमंद है या नहीं? एक बिजनेसमैन के लिए ये बात अच्छी है या नहीं? अगर 20 लाख को बढ़ा के 40 लाख कर दिया जाए, नेचुरली बहुत ही अच्छी बात है। उसको 40 लाख तक के टर्नओवर पे कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन है कि वेयर द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। देखिए हम जल्दी ही अब सेक्शन 24 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे केसेस भी हमें बताए गए हैं जीएसटी में जिनमें हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होता है, और वहां पर ये एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट्स का कोई रोल ही नहीं है। वहां ये 10 लाख, ये 20 लाख, ये 40 लाख से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। वहां तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, मतलब करवाना है, पहले दिन से ही करवाना है। आप अपना बिजनेस चालू भी नहीं कर सकते बिना रजिस्ट्रेशन करवाए। ठीक है, ऐसे हम कुछ केसेस देखेंगे सेक्शन 24 में। तो पहला एक्सेप्शन है ये, आप इसको कंडीशन मान लीजिए। पहली कंडीशन सरकार ने बताई, भाई तुम कहीं सेक्शन 24 में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर तुम सेक्शन 24 में आ गए तो हम भी तुम्हें रोक नहीं सकते रजिस्ट्रेशन से, फिर तो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। फिर तुम्हारे लिए 40 लाख का सिस्टम नहीं है, चाहे तुम कितने ही एक्सक्लूसिवली गुड्स को सप्लाई करते हो, फिर तुम्हारे लिए 40 लाख का सिस्टम नहीं है, फिर तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चलिए ऐसे ही दूसरा केस, जो लोग सप्लाई करते हैं ये 3 तरह की चीजें, क्या क्या? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ आइसक्रीम या आइस से रिलेटेड। दूसरा, जो लोग भी पान मसालों को सप्लाई करने वाले हैं, और तीसरा जो टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स को सप्लाई करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को साफ मना कर दिया, तुम्हारे लिए ये बेनिफिट नहीं है, तुम्हारे लिए 40 लाख का कोई सिस्टम नहीं है। चाहे तुम एक्सक्लूसिवली गुड्स को ही सप्लाई कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए 40 लाख का सिस्टम वर्क नहीं करेगा। बताइए और किसके लिए नहीं करेगा? आइए पढ़ते हैं आगे। पर्सन्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट्स ऑफ। अब देखिए जो जो भी लोग इन स्टेट्स के अंदर है, कौन कौन से स्टेट्स है आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ये आपको कई नाम दिख रहे होंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पर मैं आपको ना ये स्टेट्स को लेके कई कंफ्यूजन्स आपके मन में हो सकते हैं, तो मैं आपको एक बार जरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और अदर स्टेट्स के बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूं, क्योंकि आपको अक्सर ये कंफ्यूजन रहता होगा, आपको लगता होगा सर हम इन स्टेट्स के नाम कैसे याद करेंगे। मैं आपको अभी करवाता हूं, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए जरा, अभी मेरे साथ में आप इन स्टेट्स का नाम याद करिए। मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि देयर आर इन ऑल 11 स्टेट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी में डाला हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले वो 11 स्टेट्स के नाम याद करवाता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको पहले ये चीज याद करवाई हुई है, सनमेट। ये बात मैं आपको तब की बता रहा हूं जब हमने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी हुई है, तब मैंने आपको याद करवाया था सनमेट। सनमेट इस ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, इनके थ्रू आपको 8 स्टेट्स के नाम याद हो जाते हैं। 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स के नाम आपको याद हो जाते हैं। सनमेट, तो एस फॉर सिक्किम याद करिए, अगर आपको याद आ रहा है तो बताइए मुझे। सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड, अच्छा, और एन फॉर नागालैंड। अच्छा, एम से 3 नाम है हमारे पास। एम से कितने नाम है? 3 नाम है। क्या क्या? मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। ये सब नॉर्थ ईस्ट वाले ही है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। अच्छा, और आगे चलते हैं। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। टी फॉर त्रिपुरा,
अब आप काउंट कर लीजिए, ये 8 नाम आपने पहले याद किए हुए हैं सनमेट के थ्रू। याद रखना है एम से 3 नाम है हमारे पास में, तो सनमेट, इसके थ्रू आपको 8 नाम याद हो जाते हैं। ये 8 नाम कॉम्पोजिशन स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए अलग लिमिट बताई गई थी। अच्छा, अब आप याद कर लीजिए सनमेट। अब आपको एक और चीज याद कर लेनी चाहिए यहां पर, और वो है हज। क्या बोला मैंने? हज, HAJ। सनमेट तो आपको याद था ही, अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, हज। हज के थ्रू भी आपको 3 स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे, है ना। हज के थ्रू भी आपको कितने नाम याद हो रहे हैं? 3 नाम। देखिए मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं, एक था हमारे पास सनमेट और एक अभी मैंने आपको नया बता दिया है हज। बताइए यहां पर हज का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर आसाम और J फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 और स्टेट्स के नाम आपको यहां पर याद हो जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर। राइट, बताइए क्लियर है? तो मैंने आपको यहां पर बता दी है लिस्ट 11 स्टेट्स की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल कैटेगरी में डाले हुए हैं। ठीक है, ये हमारे सामने सारे याद रखिए। इनके अलावा जितने भी है ना वो सारे अदर स्टेट्स हैं, वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते। ये जो आपके सामने 11 नाम मैंने रख दिए हैं, इनमें से 8 नाम आपने याद किए हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, क्योंकि वैसे तो टोटल जो हमें बताए गए हैं वो तो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, बट आउट ऑफ 11 केवल 8 ही ऐसे नाम हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए स्पेशल में आते हैं, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा 4 नाम आपने अभी लेटेस्ट पढ़े हैं, 4 नाम आपने अभी लेटेस्ट पढ़े हैं जो कि सेक्शन 22 के लिए है। सेक्शन 22 के लिए केवल 4 नाम है इनमें से, और वो क्या है? MMNT। मैंने आपको ये भी याद करवाया था, MMNT। बताइए MMNT का मतलब क्या है? कौन कौन से आ गए MMNT में? ये 2 M जो है यहां पर, वो क्या क्या है? मिजोरम, मणिपुर। क्योंकि वैसे तो हमारे पास में M के नाम से 3 स्टेट्स थे, बट उनमें से यहां पर केवल 2 ही आ रहे हैं, मिजोरम और मणिपुर। और फिर आप जानते हैं N तो क्या है? नागालैंड है, और T क्या है? त्रिपुरा। तो ये जो 4 नाम है ना, ये कॉम्पोजिशन स्कीम के पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी सेक्शन 22 में स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, वैसे तो 11 है स्पेशल कैटेगरी वाले, बट for the purpose of section 22 we have only 4 special category states, and for the purpose of composition scheme section number 10 की मैं बात कर रहा हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से we have 8 special category states for section 10। अब याद हो गया आपको सारा कुछ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सारी जानकारी के साथ अब मैं आपको यहां पर पढ़वाता हूं। देखिए यहां पर के नाम, यहां जो नाम लिखे अब आपको वो थोड़े ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए यहाँ जो नाम लिखे हैं ना, आप गौर करिए, अगर आपने ध्यान दे दिया हो किस पर? सनमेट और हज पर। सनमेट और हज अगर आपको ये याद हो गए हो, तो अब यहाँ से आप जरा आइडेंटिफाई करिए और जरा पहचानिए इनमें से कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश, ये है क्या? बताइए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, बिल्कुल है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यस ये भी है। नागालैंड, हाँ जी ये भी है। पुडुचेरी, जी नहीं, याद आ गया आपको, पुडुचेरी स्पेशल कैटेगरी में कहीं नहीं था, उन 11 नाम में कहीं नहीं था। अच्छा, सिक्किम, हाँ ये तो है। तेलंगाना भी नहीं है। त्रिपुरा और उत्तराखंड है। आप यहां पर साफ देख रहे होंगे कि 2 नाम हमें एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की कि यहां पर ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले नाम आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो स्पेशल कैटेगरी वाले आपको नाम नजर आ रहे हैं, इनमें से 8 नाम जो दिख रहे हैं स्पेशल कैटेगरी वाले, वो एग्जैक्टली वही है जो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में पढ़े थे, सनमेट। आप देखिए यहां पर आप साफ देख सकते हैं सनमेट वाले 8 नाम आपको दिखेंगे, सनमेट वाले, है ना। और उनके अलावा 2 हमारे पास में एक्स्ट्रा नाम है जो कि स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन कौन से? पुडुचेरी और तेलंगाना। अब सुनिए आगे की बात।
टोटल कितने हो गए? 8 तो हमारे पास सनमेट वाले थे और 2 और आ गए पुडुचेरी तेलंगाना। इस तरह से टोटल 10 नाम है। ये कहते हैं जो भी पर्सन इन 10 स्टेट्स के अंदर से इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है वो भी इस 40 लाख वाले सिस्टम का फायदा नहीं ले पाएगा, यानी उसके लिए भी 40 लाख वाला सिस्टम नहीं है, वो भी इसमें कवर नहीं हो पाएगा। बताइए कौन कवर नहीं हो पाएगा? जो इन 10 स्टेट्स में आते हैं। इसका मतलब क्या है? इन 10 के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए ही ये 40 लाख का सिस्टम है, उनके लिए ही ये 40 लाख का सिस्टम है। समझ रहे हैं आप इस बात को? अच्छे से क्लियर हो गया? तो ये जो 40 लाख का सिस्टम है ये केवल इन 10 के अलावा जो स्टेट्स है उनके लिए ही है। तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए हमेशा कि इन 10 के अलावा जो है उनके लिए ही 40 लाख का सिस्टम है। इन 10 में से कोई भी नाम आपके सामने आ जाए, याद रखिएगा उसके लिए 40 लाख का सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब बताइए आपको ये बात याद हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको स्टेट्स का पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया है मेरी तरफ से। बाकी तो हाँ, आपको एक बार याद तो करना पड़ेगा बैठ करके, हो सकता है आपको साथ में याद भी हो गया हो। चलिए ठीक है, तो हमने फाइनल ऑब्जर्वेशन यहां पर ये ली कि केवल इन 10 के अलावा जो स्टेट्स रह जाते हैं उन्होंने ही सरकार को ये रिक्वेस्ट की होगी और इसलिए उनके लिए ही 40 लाख का सिस्टम एप्लीकेबल है। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि उन बची हुई स्टेट्स में भी ये 40 लाख का सिस्टम एप्लीकेबल तो है, लेकिन फिर उन सप्लायर्स के लिए नहीं है जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं, या ये जो आइसक्रीम, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, पान मसाला, इन सबको सप्लाई करते हैं, उनके लिए तो 40 लाख का है ही नहीं सिस्टम। उनके लिए तो वही जो दूसरा सिस्टम है, जो नॉर्मल सिस्टम है, वही लगेगा। ठीक है, ऑल क्लियर? ओके, लास्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, देखिए ये भी एक पॉइंट ही है, फोर्थ एक्सेप्शनल केस है, और वो है कि जिसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए ही चूज कर लिया है। अगर कोई पर्सन ने अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भी कि यहाँ पर सरकार ने ये भी छूट दे रखी है कि जो पर्सन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा, यानी जिसको वैसे तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी अगर वो अपनी इच्छा से चाहे तो आराम से करवाए, उसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी के लिए बोला है कि जिस पर्सन ने वॉलेंट्रीली ही रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो अब उसकी तो हम क्या बात करें, उसके लिए तो 40 लाख का क्या 20 लाख का सिस्टम भी नहीं रहा है ना। ये बातें हैं। तो ये 4 केसेस को आप छोड़ दीजिए, इन 4 तरह के लोगों के लिए 40 लाख का सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, एक बात दिमाग में आ सकती है, यहां पर आपके दिमाग में हो सकता है आ भी गई हो, जब आपने ये पॉइंट पढ़ा था थर्ड वाला, आपने इसमें पढ़ा ये जो 10 स्टेट्स के नाम थे, मना कर दिया था कि इन 10 स्टेट वालों के लिए ये नहीं है 40 लाख वाला सिस्टम, लेकिन इसमें एक शब्द लिखा था इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में नहीं है। तो मन में हो सकता है ये आया हो कि सर अगर यहां से कोई इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो उसके लिए है क्या? मान लो कि अरुणाचल प्रदेश का कोई सप्लायर है और वो करने वाला है इंटर स्टेट सप्लाई, तो उसके लिए 40 लाख का सिस्टम एप्लीकेबल है क्या? मैं अब आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं ना गुड्स की, आगे हम पढ़ने ही वाले हैं जल्दी ही, कि जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उनको तो वैसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ये बात आप सेक्शन 24 में जान लेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, इंटर स्टेट जो सप्लाई करते हैं गुड्स की, वो तो वैसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते ही आते हैं, वो तो रजिस्ट्रेशन से बच ही नहीं सकते हैं। उनके लिए 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख कुछ भी नहीं है, उनको तो पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, इसलिए उनके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो हमारे फर्स्ट पॉइंट में ही आ चुके हैं, फर्स्ट एक्सेप्शन में ही वो कवर हो चुके हैं। ठीक है ये बात। चलिए, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होगी, आप इनको मेमोराइज भी करते चलिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए अब हमारा सबसेक्शन 1 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हम सेक्शन नंबर 22 पढ़ रहे हैं ना, इस सेक्शन 22 में मेन जो सब कुछ बताया गया है वो सबसेक्शन 1 में ही बताया है। तो मेनली सबसेक्शन 1 का ही रोल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो सबसेक्शंस है आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ, छोटे छोटे से हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा दमदार भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम बाकी के जो सबसेक्शंस हैं इनको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो हमारा मेन फोकस है ना वो थोड़ा सा हिल जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। तो मैं बाकी सबसेक्शंस को लेट आपको कवर करवाऊंगा,
मैं उसके पहले अब आपको अभी तक का जो हमारा डिस्कशन चला है उसके ही सीक्वेंस में मैं अब आपको सेक्शन 24 करवाने वाला हूं, क्योंकि वो कनेक्ट करना पड़ेगा हमें अब तक की बातों के साथ। तो अब हम सेक्शन 24 पे शिफ्ट होंगे, फिर मैं आपको उसी के साथ शिफ्ट करके ले जाऊंगा सेक्शन 23 पे। अब सेक्शन 23 का है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलने वाले हैं सेक्शन 24 के पास। हाँ, लेकिन उसके पहले एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं जो कि सेक्शन 22 के बिल्कुल लास्ट में आपको दिखेगा। ये देखिए, मैं भी आपको इस एक्सप्लेनेशन पर लेकर आना चाहता हूं, पढ़िए जरा मेरे साथ। इस एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 22 के पर्पस से, यानी ये केवल सेक्शन 22 के लिए बना हुआ है एक्सप्लेनेशन। और ये कहता है कि यहां पर जो आप एग्रीगेट टर्नओवर शब्द पढ़ रहे हो, बताइए हमने पढ़ा था ना, और कहां पढ़ा था इस शब्द को? हमने सब जगह पढ़ा था। हमने देखा था जहां जहां भी 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख, वहां पर ये 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख क्या था? ये सब एग्रीगेट टर्नओवर ही तो था ना, ठीक है। तो उसके लिए ये कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर वाला जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें इंक्लूडेड है ऑल द सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल। सुनिए क्या कह रहा है ये। हम ये बात तो जानते हैं कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर कोई छोटी सी चीज नहीं है, उसमें बहुत कुछ कवर होता है ना। मैं फिर से कह देता हूं, उसमें पूरे इंडिया के बेसिस पर हमारे जहां जहां से भी टर्नओवर हो रहे हैं सबको हमें जोड़ना होता है अंडर द सेम पैन नंबर। दूसरी बात, हमें न सिर्फ टैक्सेबल इंट्रा स्टेट सप्लाईज लेनी होती है, बल्कि इंटर स्टेट भी लेनी होती है, एक्सपोर्ट्स भी लेने होते हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी लेनी होती है। अब उनके अलावा ये एक चीज और हमें जोड़ने के लिए कह रहा है, सुनिए वो क्या है। ये कहता है कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे ना, तो याद रखना कि आपने जो भी सप्लाईज की है अपने तरफ से और या अपने किसी प्रिंसिपल की तरफ से, यानी ये एक केस और हमें बता रहा है कि भाई हो सकता है कि तुम जो माल सप्लाई कर रहे हो ना, वो किसी का एजेंट बनकर के कर रहे हो। कोई है तुम्हारा प्रिंसिपल और तुम हो उसके एजेंट, और एज एन एजेंट तुम वो माल सप्लाई कर रहे हो। मतलब हो सकता है एक ही पर्सन है, वो अपनी तरफ से भी माल सप्लाई करता है और वो कई लोगों की एजेंसी भी लेकर रखता है और एज एन एजेंट भी माल सप्लाई करता है। मान लेते हैं वो अपनी तरफ से ऑन हिज ओन अकाउंट, ऑन हिज ओन अकाउंट वो अपनी तरफ से तो 15 लाख का सप्लाई करता है, उसका अपनी तरफ से जो टर्नओवर है वो 15 लाख का है। लेकिन एज एन एजेंट वो 6 लाख की सप्लाई और कर देता है इस साल। तो आपको पता है केवल 15 लाख को ही हम एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेंगे, बल्कि 15 में 6 लाख भी जोड़ा जाएगा। टोटल जो 21 लाख है ना, वो हमारे लिए एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। और आप समझ गए होंगे कि इस अकॉर्डिंग ये 20 लाख को क्रॉस कर चुका है और इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो ये मानते हुए दिया है कि इस पे 20 लाख की लिमिट है। अगर 10 लाख की है तो आप वैसे देख लीजिए, अगर 40 लाख की है तो वैसे देख लीजिए। लेकिन कहने का मतलब है कि एग्रीगेट टर्नओवर में हमेशा आपको एज एन एजेंट जो सप्लाई की जाती है वो भी लेनी ही पड़ेगी। ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और फिर जो बी वाला एक्सप्लेनेशन है ये तो आप चाहे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसको आप छोड़ ही दीजिए, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको जैसा कि बोला था, मैं आपको अब लेकर चलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 24 पे। आप ये मान लीजिए हमारा सेक्शन 22 पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा अगर हमने 24 को भी नहीं जाना। तो हमारे पास अभी तक तो अधूरी नॉलेज आई है सेक्शन 22 पढ़ के। अब हम जब 24 भी पढ़ लेंगे और फिर एक छोटा सा 23 भी पढ़ लेंगे, तो जाके हमारी ये जो बात है ये कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। स्टार्ट कर दे क्या, बताइए, कर दे स्टार्ट सेक्शन 24। आर यू प्रिपेयर्ड? अब तक की बातों को आपने समझ लिया ना? कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आप पीछे की बातें पीछे ही छोड़ते चले, ऐसे नहीं। आपको पीछे की बातें भी साथ में लेकर के चलनी है। और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 24
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्या कहता है ये? सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 ने बोला हमें नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। नॉट विदस्टैंडिंग लिख देने का मतलब ये कि ये कहना चाहता है आप इग्नोर कर दो। किसको इग्नोर कर दो? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। सोचिए अभी अभी जो हम पढ़ के आए हैं ये कहता है आप उसको भूल जाओ। अब आप ये बोलेंगे सर इसका मतलब तो हम अगर भूल भी जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है, लॉ खुद कह रहा है, तो लॉ की बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। तो देखिए यहां पर आप समझिए ये ऐसा नहीं कह रहा फॉरगेटिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग, यानी ये कह रहा है जो आपको पता है उसको याद तो रखो, लेकिन उसको एक बार के लिए साइड में रख दो। साइड में रख दो, बस इतना सा बोल रहा है, बाकी याद तो रखना। अब पढ़ते हैं आगे। ये कहता है उसे एक बार के लिए साइड में रख दो, और फिर ये कहता है द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्संस शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये कहता है अब हम आपको नीचे, यानी अब ये हमें सबसेक्शन 2 की तरफ भेज रहा है, और कहता है सबसेक्शन 1 कहता है कि तुम अभी सबसेक्शन 2 के पास जाओ, और उसमें हमने जो जो कैटेगरीज तुम्हें बताई है याद रखना, उस कैटेगरी के जो पर्सन्स है ना उन्हें तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। उन पर 10 लाख 20 लाख 40 लाख का सिस्टम नहीं लगेगा। अच्छा ये कहां लिखा है कि 10 लाख 20 लाख 40 लाख का सिस्टम नहीं लगेगा? अरे भाई स्टार्टिंग इसी से तो हो रही है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। यानी ये कहता है वहां पे आपने जो 10 20 40 की बातें पढ़ी है ना वो यहां नहीं काम आएगी। और ये कहता है कि इन केसेस में तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन, क्योंकि हमको जब तक ये बातें नहीं समझ में आती तब तक हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगी अबाउट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला ये कहता है पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, जस्ट पहले मैंने आपको बोला था कि इंटर स्टेट सप्लाई जो लोग करते हैं, इंटर स्टेट तो आपको अच्छे से पता ही है, दूसरे स्टेट्स में जो लोग सप्लाई करते हैं वो लोग सेक्शन 24 में आते हैं, यानी उन्हें तो कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा पहले दिन से ही। यही बात यहां पर लिखी है कि वो लोग जो कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। हाँ नेचुरल बात है कि जो लोग पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड माल ही बेच रहे हैं, जो लोग पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें तो रजिस्ट्रेशन लेने की वैसी ही जरूरत नहीं है ना। इसीलिए यहां पे शब्द यूज किया गया है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई जो करते हैं उन्हें कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही है। ओके अच्छा यहां पर सप्लाई गुड्स या सर्विसेज दोनों की बात हो रही है क्या? अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं, सुनिए ध्यान से। यहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन केवल गुड्स के सप्लायर्स को ही करना होगा, केवल गुड्स वालों को। जो लोग सर्विस सप्लाई करते हैं इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट्स में, उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए नहीं है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा कहां लिखा है इसमें? मैं आपको दिखाता हूं। नीचे का नोट अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक्चुअली जो नोट है ना ये गवर्नमेंट का ही दिया हुआ एक नोटिफिकेशन है। ये जो नोट मैंने लिखा है ये एक्चुअली जो बात हम पढ़ने वाले हैं ये गवर्नमेंट के निकाले हुए एक नोटिफिकेशन में लिखी हुई बातें हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है हाउएवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख या 10 लाख इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। एक बार आगे मत पढ़िए, बस इतना ही पढ़िए। आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि जो लोग टैक्सेबल सर्विसेज की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए तो अभी भी 20 लाख का सिस्टम है। ठीक है, या 10 लाख का है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, समझ गए? तो जो लोग सर्विसेज को सप्लाई करते हैं
उनके लिए यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तो वही नॉर्मल रास्ते पे चलना होगा। उन्हें यही देखना होगा कि भाई 20 लाख की लिमिट क्रॉस हुई या नहीं हुई, या अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो फिर 10 लाख की लिमिट क्रॉस हुई या नहीं हुई, एज द केस में भी। ठीक है, इसी तरह अब आप मुझे बताइए एक बात, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना हमें कि ये जो हमें कंपलसरी वाला केस बताया गया ये सर्विसेज के लिए है ही नहीं, सही मायने में केवल गुड्स के लिए ही है, क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू सर्विस को हटा दिया। ओके, केवल गुड्स के लिए ही है ये बात। अच्छा, लेकिन गुड्स में भी एक गुड्स को आप हटा दीजिए और वो है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। सुनिए, कुछ हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो कि सरकार बताएगी, उन हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स पे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। यानी जो लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन याद रखिए केवल ही हैंडीक्राफ्ट गुड्स होने चाहिए, दूसरे नहीं आने चाहिए। अगर दूसरे गुड्स आ गए तब तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप केवल और केवल हैंडीक्राफ्ट गुड्स को ही डील कर रहे हैं, उसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो आप बच सकते हैं यहां से। तो उस केस में आपके लिए अगेन 20 लाख या 10 लाख का सिस्टम चलेगा। ठीक है, लेकिन तो एक बात बताइए, हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए रिलैक्सेशन हो गया ना। हैंडीक्राफ्ट वाले अगर इंटर स्टेट भी सप्लाई करते हैं तो वो रिलैक्स रहेंगे, वो बोलेंगे यार हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना। लेकिन देखिए, हैंडीक्राफ्ट वालों को एक शर्त बता दी गई है, एक नहीं बल्कि 2 शर्तें बताई गई है। उन्हें बोला है देखो तुम भले ही रजिस्ट्रेशन मत लो, अभी 20 लाख या 10 लाख तक में तुम मत लो रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी में तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम मत लो जब तक कि 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस ना कर दो। लेकिन याद रखना पैन नंबर तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। ऐसे नहीं तुम सोचो यार जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ रहा, पैन नंबर भी क्या लेंगे, छोड़ो, पैन नंबर तुम्हारे पास होना जरूरी है। इस शर्त पे ही हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और अगर पैन नंबर नहीं मिला ना तो पकड़ के ले आएंगे सेक्शन 24 में, पकड़ के ले आएंगे सेक्शन 24 में। तो याद रखिए, इन्हें पहली शर्त बताई गई है बचने की। ये बात केवल हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए है, सर्विस के लिए नहीं है। केवल हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को कहा गया है तुम्हारे पास एक तो पैन नंबर होना चाहिए, और दूसरी बात जब कभी भी तुम इंटर स्टेट सप्लाई करोगे ना, दूसरे स्टेट में माल लेकर जाओगे, तो तुम्हें एक ई वे बिल जनरेट करना होगा। देखिए, ई वे बिल की कहानी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। बस अभी आप इतना सा समझ लीजिए कि जब भी माल को दूसरी जगह पे ले जाया जाता है तो वहां पर एक ई वे बिल के नाम से एक आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है ऑनलाइन। ये ई वे बिल कोई नॉर्मल बिल नहीं है, ये केवल रास्ते का बिल है। देखिए, जब भी कोई माल बेचा जाता है तो एक तो बिल बनाया जाता है जिसको इनवॉइस कहते हैं, टैक्स इनवॉइस। ये वो इनवॉइस नहीं है, वो तो अलग है, वो तो बनेगा ही बनेगा, उसकी बात छोड़ दीजिए आप। हाँ, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले रजिस्टर्ड नहीं है उनको तो वो वाले बिल बनाने ही नहीं होंगे। भाई मैं जिस बिल की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल बिल आप जानते हैं, नॉर्मल बिल, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, वो इनको तो बनाना ही नहीं पड़ेगा ना हैंडीक्राफ्ट वालों को। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे ना, कंपलसरी में तो आ ही नहीं रहे। हाँ, जिस दिन 20 लाख 10 लाख क्रॉस हो गया वो बात अलग है, तब तक के लिए तो इनको कोई बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, टैक्स इनवॉइस। लेकिन फिर इनको बोला जा रहा है कि वो तुम्हें भले ही नहीं बनाना पड़ रहा, लेकिन ई वे बिल जनरेट करके ही तुम माल को रवाना करोगे। रास्ते के लिए बनाया जाता है ये, केवल रास्ते के लिए। तो 2 शर्तें बताइए, पैन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए एंड यू मस्ट जनरेट ई वे बिल एवरी टाइम यू मूव योर गुड्स फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। जब जब भी आप अपने गुड्स का मूवमेंट करोगे तब। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में बात होती है किनकी? सुनिए, सेकंड पॉइंट में बात होती है कैजुअल टैक्सेबल पर्संस की। ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्संस जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को शॉर्ट में सीटीपी के नाम से हम जानते हैं, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और उनको यहां पर बोला गया है कि भाई सीटीपीज, तुम लोगों को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। तुम ये 10 लाख 20 लाख 40 लाख के झंझट में मत पड़ना, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब, तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ी सी हिंट दे देता हूं ये लोग कौन होते हैं, बाकी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए, ये वो लोग होते हैं जो मेनली एक ही स्टेट से काम कर रहे हैं,
उनका रजिस्ट्रेशन किसी एक स्टेट में हो रखा है इंडिया में, लेकिन वो केवल थोड़े से दिनों के लिए कहीं बाहर जाकर के वहां से अपना माल बेचना चाहते हैं। मान लीजिए मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन केवल राजस्थान में करवा रखा है जीएसटी में। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं अभी ये सोच रहा हूं कि यार मैं 5 दिन के लिए ना दिल्ली में एक एग्जीबिशन लग रही है, मेला लग रहा है, वहां मैं अपना कुछ माल लेकर जाऊंगा और वहां पे जो भी एग्जीबिशन देखने आएंगे लोग, मैं उनको वही की वही बेच दूंगा। अब आप सोचिए अगर मैंने ऐसा कर दिया कि मैं दिल्ली में एग्जीबिशन में अपना माल डिस्प्ले करता हूं और वही की वही बेच देता हूं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? एक तरह से यही माना जाएगा कि मैं दिल्ली से सप्लाई कर रहा हूं, है ना? मैं राजस्थान से थोड़ी कर रहा हूं, उस केस में मैं राजस्थान से थोड़ी माल सप्लाई कर रहा हूं। अरे मैं तो माल को दिल्ली लेकर गया था और अब मैं वहां से ही तो बेच रहा हूं, दिल्ली से ही तो बेच रहा हूं। लेकिन ऐसे में मुझे ये बोला जाएगा कि भाई एक बात बताओ, क्या तुम्हारा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है जो तुम बेचने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बोला नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। तो ये कहते हैं फिर एक काम करो, दिल्ली में तुम एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले लो। तुम 5 दिन के लिए ही सप्लाई करना चाह रहे हो तो केवल 5 दिन के लिए ही एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले लो, और उसको हम फिर क्या कहते हैं, उस रजिस्ट्रेशन को हम कहते हैं सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन। मेरे को उस केस में दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब चाहे मैं दिल्ली से केवल 10,000 का ही माल सप्लाई कर रहा हूं, 10,000 छोड़िए 10 रुपए का भी माल सप्लाई कर रहा हूं, तो भी मुझे वहां से रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा अलग से एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मुझे लेना होगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। बाकी तो डिटेल हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो और डाउट्स अगर आपको आ रहे हो तो प्लीज उसको होल्ड करके रखिए, हम उसको बाद में देखेंगे। तो सीटीपीज उनको बोला गया है कि तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन लेना ही है, लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर सीटीपी इंटर स्टेट सप्लाई करता है ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इन लोगों को भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में छूट दे दी गई है कि सीटीपी वालों, अगर तुम भी केवल हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वो भी जो नोटिफाइड वाले हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, उनको ही सप्लाई करते हो, तो फिर तुम्हारे लिए भी कंपलसरी वाला सिस्टम नहीं है, फिर तुम्हारे लिए अगेन 20 लाख या 10 लाख का सिस्टम लगेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर उन लोगों का काम किस चीज का है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, वो जो सीटीपी के तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन ले रहा है, अगर वो सप्लाई करता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उसको फिर छूट मिल जाएगी। उसको बोला जाएगा कि चिंता मत करो, तुम्हें फिर यहाँ पे एज अ सीटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, तुमको तभी रजिस्ट्रेशन लेना होगा जब 20 लाख या 10 लाख वाली बात क्रॉस हो जाती है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब आप समझ गए होंगे, आगे आपने पढ़ लिया होगा कि इन लोगों को, अगर ये लोग हैंडीक्राफ्ट में एंगेज्ड है, तो इन लोगों को भी अगेन वही 2 शर्तें बताई गई है जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ी थी। पैन नंबर लेना होगा और ई वे बिल के थ्रू ही माल रवाना करना होगा। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर एक चीज और आपके सामने रेज करता हूं। हमने सीटीपी का टॉपिक वैसे तो कर लिया, यहां पर ये पॉइंट को पूरा कर लिया, लेकिन एक बात मैं उससे रिलेटेड और जरा सामने रखता हूं। हमने यहां पर ये पढ़ा कि सीटीपी को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, नॉर्मली लेना ही पड़ता है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला एक्सेप्शन है, बाकी नॉर्मली तो लेना ही पड़ता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि मान लीजिए कह तो दिया कि सीटीपी को रजिस्ट्रेशन लेना है, और हम ये भी जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा हुआ है ये बात पिछले चैप्टर्स में कि कोई को भी अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो नॉर्मल लेवी में भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और दूसरा बताइए क्या पढ़ा है हमने, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है ना। और हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन में हम रजिस्ट्रेशन कब ले सकते हैं, उसकी कुछ शर्तें थी, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी। सवाल ये है कि क्या ये जो सीटीपी है, इसको रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, क्या ये रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन में ले सकता है? बताइए इसका क्या जवाब है? जवाब मिला आपको? इसका जवाब तो आप पहले से ही जानते हैं, आपने जब कंपोजिशन का टॉपिक पढ़ा था वही आपने पढ़ा था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। याद रखिए, सीटीपी के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन है ही नहीं, चाहे वो कितने ही छोटे लेवल पे है, फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन उसके लिए है ही नहीं।
उसको रजिस्ट्रेशन लेना है तो नॉर्मल वाले सिस्टम में ही लेना है, तो उसके ऊपर जो टैक्स की रेट्स वगैरह भी लगेंगी वो नॉर्मल वाली ही लगेंगी, ठीक है। उसके लिए सारा सिस्टम नॉर्मल वाला ही चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट कहता है पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज सुनते ही कौन सा सेक्शन दिमाग में आता है, फटाफट बोलिए। दो ही केस दिमाग में आते हैं, एक 9(3) वाला और एक 9(4) वाला। डिफरेंस याद है ना आपको? 9(3) में ये बोला जाता था कि आप अगर कुछ नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करोगे तो वहां पर रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। जबकि 9(4) में एक अलग ही केस था कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी के रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड वाला रजिस्टर्ड को माल बेचता है और वो भी वो वाले गुड्स या सर्विसेज बेचता है जो कि स्पेसिफाइड है, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज लगेगा और ये जो खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है ना, इसे देना होगा जीएसटी, ठीक है। ये दो चीजें थी, मैंने एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाया। याद रखिए यहां पर ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें केवल बात हो रही है 9(3) की। इन दिस केस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9(4), रादर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 9(3). ये पॉइंट केवल किन के लिए है? 9(3) वालों के लिए, यानी जहां भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही है उनके लिए ही है ये। और उनको क्या बोला गया है कि उस केस में जो भी पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, यानी यहां पे किसकी बात हो रही है बताइए? यहां बात हो रही है रेसिपिएंट की। रिवर्स चार्ज में जो भी रेसिपिएंट होगा उस रेसिपिएंट को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। बड़ी दिक्कत की बात आ गई है। तो 9(3) में मान लीजिए कोई नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो वहां पर एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं अभी, कि अगर कोई लीगल सर्विस देने वाला है, मान लेते हैं एक लीगल एडवाइजर है, एक वकील है, और वो वकील अपनी लीगल सर्विसेज देता है। मान लेते हैं यहाँ पे रेसिपिएंट है एक बिजनेस एंटिटी, ये एक बिजनेस है, उसको ये अपनी लीगल सर्विस देता है। इस केस में रिवर्स चार्ज लगता है। ये बात 9(3) की नोटिफाइड सर्विसेज में आती है, यानी ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये 9(3) में नोटिफाइड सर्विसेज में बताया गया है कि इस तरह से अगर लीगल सर्विस किसी बिजनेस को दिया जाएगा तो वहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। यानी टैक्स किसको देना होगा? ये बिजनेस खुद जीएसटी चुकाएगा। अब वहां पर आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर वो बिजनेस वैसे रजिस्टर्ड नहीं भी है, क्योंकि उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी उसको बिना मतलब में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। फंस गया वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फंस गया, उसको अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, जबकि वैसे उसको कोई जरूरत नहीं थी लेने की, फिर भी लेना पड़ेगा। अब ऐसे जितने भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज के केस है ना, वहां याद रखिएगा कि जो रेसिपिएंट है ना वो बिना मतलब में फंस जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जितने भी केस है सबके लिए बता दिया अब मैंने। तो यही लिखा है पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, यानी जो रेसिपिएंट है उसको बोला जा रहा है तुम्हें लेना ही होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ, अब एक बात यहाँ पे एक्सेप्शन है। मान लेते हैं कोई एंटिटी है और वो जो एंटिटी है ना, कोई रेसिपिएंट है, मान लीजिए एक रेसिपिएंट है, वो ऐसी चीजें खरीदता है, ऐसे गुड्स या सर्विसेज लेता है जो कि नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9(3). अब आप बताइए अगर वो ऐसे गुड्स या सर्विसेज लेता है जो कि नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9(3), तो जरूर उस पर टैक्स वो खुद ही भरेगा, रेसिपिएंट खुद ही भरेगा रिवर्स चार्ज में। तो बताइए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना? जी हाँ, उसको लेना पड़ेगा। यही समझा हमने अब तक। लेकिन अगर ये जो रेसिपिएंट है ये केवल ही ऐसी ही चीजें खरीद रहा है, केवल ही वो ऐसी चीजें खरीद रहा है जिसमें, चलिए एक बार मैं इस बात को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अपने इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं चेंज ये कर रहा हूं कि मैं यहां पर रेसिपिएंट की जगह आपको
फोकस करवा रहा हूं किस पर, मैं रेसिपिएंट की जगह आपको फोकस करवा रहा हूं सप्लायर पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, सप्लायर है, ठीक है, ध्यान से आप सुनिए, एक सप्लायर है। अब आप सोचिए जरा, ये एक सप्लायर है और वो ऐसे गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करता है जो कि नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9(3). अच्छा, क्या ये कोई अदर गुड्स या सर्विसेज भी सप्लाई करता है? सुनिए जरा, जवाब सुनिए, क्या ये अदर गुड्स या सर्विसेज भी सप्लाई करता है? तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं, ये कोई और गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता ही नहीं है, यानी एक्सक्लूसिवली वो ही गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है जो 9(3) में कवर्ड है। कोई सा भी आप उठा लीजिए, जैसे आपको अगर पता हो तो कैश्यू नट्स यानी कि काजू इन नोटिफाइड गुड्स के अंदर आता है काजू, तो मैं मान लेता हूं ये जो सप्लायर है केवल और केवल वो वाले काजू ही सप्लाई करता है। अब ऐसे में आप मुझे एक बात बताइए, भले इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ है मान लेते हैं, तो हिसाब से इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, लेना ही पड़ेगा, नो डाउट, इस सप्लायर को लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये लिमिट्स को क्रॉस कर गया। लेकिन सोचने की बात है, ये सप्लायर गवर्नमेंट को जाके कहता है यार आप मुझे बिना बात में क्यों रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कह रहे हो, मैं तो केवल काजू ही बेचता हूं, ठीक है, और काजू पे तो रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज लगेगा का इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसका रेसिपिएंट होता है ना, वो रेसिपिएंट ही जीएसटी चुकाता है। अरे कभी नौबत ही नहीं आएगी कि मुझे जीएसटी चुकाना पड़े। ये सप्लायर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई कभी नौबत ही नहीं आएगी ये कि मुझे जीएसटी चुकाना पड़े, क्योंकि मैं बेचता ही केवल काजू हूं और उसमें तो रिवर्स चार्ज लगता है, तो मेरी हेडेक ही नहीं है ना आपको टैक्स देने की। अब जबकि मेरी हेडेक ही नहीं है तो आप मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्यों कह रहे हो? तो इसलिए ऐसे सप्लायर्स को भी गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, कहा मत लेना तुम रजिस्ट्रेशन, मत लेना, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है। देखिए क्या लिखा है, हाउएवर जो लोग एंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली किस चीज में, इन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि वो माल या वो सर्विसेज बेचने में एंगेज्ड है, बेचने में, जिस पर टैक्स कोई और देगा अंडर रिवर्स चार्ज। अब ऐसे पर्सन को बोला जा रहा है यार तुम्हें तो कभी देना ही नहीं पड़ेगा टैक्स, तो इसलिए हम तुम्हें एग्जेम्प्ट कर देते हैं फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। समझ गए आप? याद रखिए, सुनिए ध्यान से, याद रखिए, ऊपर जो हमने बात पढ़ी थी ना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो रेसिपिएंट के लिए पढ़ी थी, 9(3) के रेसिपिएंट्स के लिए। और अब ये जो नोट लिखा है ये रेसिपिएंट्स के लिए नहीं है, ये 9(3) के सप्लायर्स के लिए है, और वो भी उन सप्लायर्स के लिए है जो केवल और केवल यही 9(3) वाली चीजें सप्लाई करते हैं। समझ गए आप? तो आप दोनों को लिंक मत करिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। 3rd पॉइंट में जो मेन बात लिखी है और जो इसका नोट है वो दोनों अलग बातें हैं, बट है दोनों 9(3) से कनेक्टेड, ठीक है। चलिए 4th पॉइंट पे आते हैं अभी हम, या चलिए काम करते हैं कि इस क्लास में इतना ही कर लेते, क्योंकि ये क्लास फिर नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इस लिस्ट को, सेक्शन 24 की लिस्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।